तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो। ये जो वीडियो होने वाली है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए होने वाली, क्योंकि नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाऊँगा भी दोनों में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस एक सिंगल वीडियो करने के बाद आप इमोशनल इंटेलिजेंस में 70 में से 70 मार्क्स स्कोर करोगे। ओके, तो बस और ये सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबके लिए होने वाली है। ड्यू सोल रेगुलर एनसीबी सबके लिए वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। बस इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, जितनी जल्दी आपको इसके नोट्स चाहिए उतने ही कमेंट होंगे, जितने कमेंट होंगे मैं उतनी जल्दी नोट्स दूंगा, ठीक है ना। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो भावनात्मक बुद्धि। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। ये होती क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को के लिए दो मॉडलों पर वर्णन करें। डिफाइन द इमोशन इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब द एनी टू मॉडल्स ऑफ द इमोशन इंटेलिजेंस। ओके, तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी फॉर टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, मैनेज our own emotion and the emotion of other and use them the efficiently to make the good decision and build पॉजिटिव रिलेशनशिप। देखो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह है जो वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और उन पर नियंत्रण करता है तथा उनके विचार को उपयोग करके प्रभावी निर्णय लेता है। उन सबके विचारों को यूज़ करके एक बहुत ज़्यादा मतलब कि इफेक्टिव वाला निर्णय लेता है, इफेक्टिवनेस निर्णय लेता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रभावी निर्णय लेता है, कोई प्लान बनाता है और और वो एक अच्छा सामाजिक मैनेजर मतलब कि अच्छा सामाजिक प्रबंधक स्थापित करता है, ठीक है ना। एक अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंसी वाला इंसान, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डैनियल गोलमैन के अनुसार एक थ्योरी दे रखी है। इस थ्योरी के अंदर क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द आवर ऑन इमोशन, ठीक है ना। क्या है ये? एक ऐसी क्षमता जिससे हम अपने इमोशन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उन्हें उन पर क्या करते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं तथा दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता है। क्या है? दूसरों के जो इमोशन है उनके प्रति संवेदनशील होने की क्षमता है। क्या? हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयरनेस बनाता है, मोटिवेशन देता है, सिंपैथी होता है, सेल्फ रेगुलेशन होता है। ये सारी के सारे फ्लो चार्ट है। आप ये ऐसे एग्जाम्पल बना के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन की लेंथ ही बढ़ेगी, तो आपको देखना है। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के दो प्रमुख मॉडल हैं, इनके बारे में आप क्वेश्चन के अंदर बोलते हैं तो हम इसे करेंगे। पहला है हमारा मेयर साल्वो मॉडल, उसके बाद हमारा है डैनियल, ठीक है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा था। देखो जो यह जो मेयर वाला मॉडल है ना, ये 1990 में आया था। जॉन मेयर और पैट्री जो साल्वे द्वारा इसे प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक मानसिक क्षमता है। ये क्या मानते थे? जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है ना, वो क्या है? एक मेंटल एबिलिटी है। क्या मानते थे वो? एक ये दिस इज अ मेंटल एबिलिटी। जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है ये क्या है? एक मेंटल एबिलिटी है। और जो हमारे डैनियल थे, ये मॉडल जो था वो 1955 में आया था। दिस मॉडल का फोकस करता था लीडरशिप में, वर्क प्लेस पर और पर्सनल सक्सेस पे। इस पर फोकस करता था व्यक्तिगत सफलता पर और व्यक्तिगत सफलता पे कार्यक्षेत्र पर क्या है ये केंद्रित था ये मॉडल, ठीक है ना। अब देखो ये सारे इसके अंदर पॉइंट दे रखे हैं, ये आप रिड आउट कर लेना, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए खुद से आप रिड आउट कर लेना, ठीक है ना। बाकी नोट्स में बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब करा के हर एक पॉइंट। अगर आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा, ठीक है ना। बाकी मुझे फीडबैक देना कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मैं सबसे बोलता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसका कंक्लूजन दे रखा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है? डिस्क्राइब द पर्सनल एबिलिटी। हमें पर्सनल एबिलिटी को बताना है, जो हमारी व्यक्ति की क्षमता होती है उसको बताना है। और किसी की ताकत और विकास के क्षेत्र को जानना व्यक्ति की क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। अगर हम किसी की ताकत को जानते हैं तो क्या वो हमारी व्यक्ति की क्षमता को बढ़ा सकता है, ठीक है ना। क्या करना है हमें? चलो पढ़ते हैं इसको। देखो मीनिंग ऑफ द पर्सनल एबिलिटी पहले पढ़ेंगे। पर्सनल एबिलिटी क्या होता है? देखो, पर्सनल एबिलिटी रेफर टू द कम्बिनेशन टू द क्वालिटी स्किल। देखो कम्बिनेशन होता है किसका? हमारी क्वालिटी इसका, हमारी स्किल्स का, ठीक है ना। क्या होता है? ये विशेषता होती है मेरी गुणों का, कौशल का, योग्यता का, ठीक है ना। ये होता है डैट इनेबल टू द पर्सन टू अचीव द हाई गोल। और ये हमें क्या अचीव करने में हेल्प करता है? हमारे हाई गोल्स को। सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सक्सेस लाइफ। सॉल्व करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को और हमें
हम एक सक्सेस लाइफ जीते हैं, ठीक है ना। क्या है, ये हमारी समस्या का समाधान करता है और सफलता हासिल करने की क्षमता बढ़ाता है, ठीक है ना। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, या उदाहरण रीड कर लें, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो गया। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, कि हम किस तरह से अपने डिसीजन कर रहे हैं। लीडरशिप हो गया, हम किस तरह से अपनी टीम को अपनी ग्रुप को, अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, दिस इज़ अ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी, ठीक है ना। जो नई, क्योंकि देखो हमें नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलती है, हर एक मिनट हर एक सेकंड हमें एक नई प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। तो हम किस तरह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इतनी जल्दी, उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। द टाइम मैनेजमेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना है, ठीक है ना, प्रोडक्टिव वे में, ठीक है ना, यही होता है, ठीक है ना। संचार कौशल हो गया, निर्णय क्षमता हो गई, नेतृत्व क्षमता हो गया, समस्या साधन क्षमता हो गई और समय प्रबंधन आदि। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे वाई इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ द नाउ वन स्ट्रेंथ। देखो ताकत स्ट्रेंथ को जानना क्यों आवश्यक है, किसी की ताकत और स्ट्रेंथ को जानना क्यों जरूरी है। इट बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि है व्यक्ति के आत्मविश्वास को जगाता है। अगर हम किसी को किसी की ताकत के बारे में बताएं कि भाई तुम, जैसे कि देखो जब वो राम जी सीता जी के पास जाते हैं, वो जो बड़ा सा क्या नदी से होता है, आई डोंट नो क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको पार करना होता है। तो एक और देव को, आई डोंट नो कौन, कोई तो उन्हें बताता है हनुमान जी को कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है, तुम चाहो तो एक छलांग के अंदर तुम इस पूरे समुद्र को कवर कर सकते हो। ये हनुमान जी को नहीं पता था, क्योंकि वो एक, आई डोंट नो कि एक शाप की वजह से वो भूल जाता है अपनी सारी की सारी शक्तियाँ। तो क्या वो उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी एबिलिटी है कि तुम एक छलांग के अंदर ही इस पूरे के पूरे समुद्र को पार कर सकते हो। तो जब उन्हें वो याद आता है तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो करते हैं उस काम को ऐसे ही। अगर हम किसी की ताकत को जानने में मदद करते हैं तो क्या है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है सॉरी। इट हेल्प द एक्सिक्यूटिंग टैक्स और टास्क, अपने कार्य को वो अच्छे से करता है, मदद मिलती है, सही करियर चुनने में सहायता मिलती है। इट हेल्प द क्लोजिंग द राइट करियर, ठीक है ना, वो राइट करियर को चूज़ कर सकता है, दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनता है। इट हेल्प द बिल्डिंग अ बेटर रिलेशनशिप, इट लीड टू, अब देखो क्या है, जीवन को संतुष्टि और सफलता बढ़ती है। ये स्ट्रेंथ है कि आपसे रीड आउट कर लेना। अब देखो विकास क्षेत्र के लिए, है ना, और हमारा भाई इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ द एरिया ऑफ डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है, विकास क्षेत्र के लिए हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, इससे हमें ग्रोथ मिलेगी, ठीक है ना, ग्रोथ अचीव करने के लिए। कमजोरी की पहचान, इट हेल्प द आइडेंटिफाई वीकनेस, ये हमारी वीकनेस को पहचान करने में मदद करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इस प्रोवाइड द, देखो ये क्या है, स्वयं को सुधारने की डायरेक्शन देता है, ठीक है ना। इट हेल्प द स्टे, क्या करता है, आगे पढ़ने को कुछ वर्ड इंग्लिश हिंदी के अंडर प्रनाउंस करने में दिक्कत होगी तो आपसे पढ़ देना, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ से ये रीड आउट कर लेना, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है अपनी ताकत और विकास के क्षेत्र में को जानने का तरीका। देखो क्या क्या है, सेल्फ असाइनमेंट करना, फीडबैक देना, ठीक है ना, स्वीट विश्लेषण करना, गोल सेटिंग करना, निरंतर सीखना, अनुभव से सीखना। ये इससे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी ताकत और विकास के क्षेत्र को जानने के तरीके होते हैं, ठीक है ना। हम इससे जान सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, हमारा डेवलपमेंट, ये सब हम इससे जान सकते हैं। अब देखिए इसमें है व्यक्ति की क्षमता, बाय इज इनक्रीज पर्सनल एबिलिटी। तो देखो कीप लर्निंग एंड डेवलप न्यू स्किल, हमें क्या करना चाहिए, हमें निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहना चाहिए, ठीक है ना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें, क्या है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए हमेशा। नेगेटिव थिंकिंग सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। हमें फॉलो करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट को और डिसिप्लिन को। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ही है। अगर हम डिसिप्लिन होकर कोई काम करता है ना तो हम जरूर सक्सेस होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। निष्कर्ष वही कंक्लूजन है आपको जो हमने ऊपर पढ़ाया है सबका, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना और बढ़ाने की विभिन्न रणनीति पर चर्चा करें। डिस्क्राइब द वेरियस स्ट्रेंथ एंड डेवलप एंड इनकरेज इमोशन इंटेलिजेंसी। चलो पढ़ते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। देखो भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात गुण तो है नहीं कि हम बचपन से हम जन्म से सीख गए अपनी भावना को कंट्रोल करना, दूसरों की भावना को कंट्रोल करना, उनके बारे में जानना, फिर उनसे काम करना। ये तो हम बचपन से नहीं सीखे ना, ठीक है ना, बल्कि नहीं सीखे हैं, बल्कि सीखी और विकसित की जा सकने वाली क्षमता है। क्या है ये, हम इसे सीख सकते हैं, हम इसे विकसित कर सकते हैं, ऐसी क्षमता है, ठीक है ना। इमोशनल इंटेलिजेंसी नॉट द इनबॉर्न क्वालिटी। देखो ये कोई हम नहीं सीखे हैं बचपन से, ठीक है ना, बट इट इज़ द लर्नेबल, ये एक लर्नेबल एंड डेवलपमेंटिंग एबिलिटी है, ठीक है ना, उसे डेवलप कर सकते हैं लर्न करके, ठीक है ना। ओके समझ में आ गया आपको। अब देखो
भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित और बढ़ाने की विभिन्न रणनीति। देखो हम अपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इस तरह लिख के आना है। डेवलप कर सकते हैं अपने सेल्फ अवेयरनेस को, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने आत्म जागरूकता विकसित कर सकते हैं, आत्मनियंत्रण का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेल्फ रिलैक्सेशन, है ना। इनकरेज कर सकते हैं, प्रेरणा को बढ़ाना, सहानुभूति विकसित करना, डेवलप सिंपैथी, ठीक है ना। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप मैनेज करना चाहिए, ठीक है ना। ये सबके सब इसके पॉइंट है। यहाँ से रिड आउट करें ना, देखो कितना अच्छे से दे रखा है, ये अच्छे से रिड आउट करना, ये याद रखें। रिमेंबर, छोटे छोटे सकारात्मक आदतें बड़े बदलाव लाती हैं, नियमित अभ्यास से ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आप भी ये सब अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, ओके। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हमारा एक और क्वेश्चन आ गया, फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक, चिंता और डिप्रेशन। देखो चिंता और डिप्रेशन सच में इस समय ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सब इंसान के लिए। हर कोई डिप्रेशन में है, कोई चिंता कर रहा है, ठीक है ना। सबकी कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, पर इसका मतलब नहीं है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि ये बहुत बेकार चीज़ है। डिप्रेशन में जाने से और ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी हमारी लाइफ में, है ना, और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी हमारी फैमिली, ठीक है। तो बस वही है, चिंता और डिप्रेशन को प्रबंधित करने के लिए क्या विभिन्न स्वयं और देखो क्या तरीके हैं हम अपने डिप्रेशन और चिंता को कम कर सकते हैं, ये इसमें पूछा गया। देखो चिंता और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डेवलपमेंट आर द कॉमन मेंटल हेल्थ, ये क्या है, एक कॉमन मेंटल हेल्थ है इश्यू टू। देखो ये आज के व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या है, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन, अध्ययन, कार्य क्षेत्र और संवाद को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। टू लाइफ हो गई, स्टडी हो गई, प्रोडक्टिविटी हो गई, रिलेशनशिप हो गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द दोज। पर देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं, मैनेज करना, ठीक है ना। देखो स्वयं नियमन का अर्थ क्या हो गया, अपने विचार, भावनाओं, व्यवहारों और प्रतिक्रिया को पहचान कर उन्हें सकारात्मक दिशा नियंत्रण करना, ठीक है ना। समझ में आया। बस का मतलब क्या होता है, अपने इमोशन को, बिहेवियर को, इन सबको पॉजिटिव डायरेक्शन देना, ठीक है ना। बाय द रेगुलर प्रैक्टिस, हम इसे कैसे कर सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करके, राइट स्ट्रेटजी से, ठीक है ना। ए पर्सन कैन इंप्रूव द मेंटल बैलेंस, कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी लाइफ, ये इन सब चीज़ों से क्या है, अपने अंदर इंप्रूव कर सकता है मेंटल बैलेंस को, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस को, और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ को क्या है, जी सकता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो हम समझेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संक्षिप्त अर्थ, इसका संक्षिप्त अर्थ क्या है, ठीक है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब किस में कहते हैं, EI, ठीक है ना, का अर्थ है इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मैनेज आवर एंड इमोशन। देखो जो हम ऊपर पढ़ के आए ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको रीड करना है तो रीड कर लेना, ओके। अब हम पढ़ेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के 10 रणनीति, मतलब 10 स्ट्रेंथ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, डेवलप करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बार बार हम एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें को रिपीट हो रही है और कुछ नहीं है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, एक्सेप्ट करना अपने एक्सप्रेस इमोशन को, ठीक है ना, ओके। प्रैक्टिस करना, सेल्फ कंट्रोल करना, डेवलप करना, पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज करना, एम्पैथी इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ गोल। एक मिनट बिल्ड करना, हेल्थी रिलेशनशिप, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना सेल्फ एवल्यूशन का, ठीक है ना। निरंतर आत्म अवमूल्यांकन करना, संबंध स्थापित करना, सकारात्मक, ठीक है ना। अब देखो रणनीति के लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होता है, तनाव, चिंता और डिप्रेशन को दूर होता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन लेवल, है ना। और प्रोवाइड करता है इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रोवाइड करता है, एंड मेंटल पीस, ठीक है ना, एकदम शांति, मानसिक शांति प्राप्त करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, इंक्रीज करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इंप्रूव करता है रिलेशनशिप को, पॉजिटिव रिलेशनशिप को, ठीक है ना। प्रमोट करता है बेटर कम्युनिकेशन को, ठीक है ना। ये सब आप इंक्रीज करता है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को और संतुष्ट को बढ़ाता है, क्या हमारा ये क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। ये सब रणनीति निष्कर्ष में जो हम लोग को पढ़ा है उसको यहाँ पे लिख देना है, ओके ओके। देन हम अपने छठे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संघर्ष प्रबंधन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पे चर्चा की। डिस्कस द रोल ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। हमें संघर्ष प्रबंधन को कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पे चर्चा करना, ठीक है ना। देखो संघर्ष जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। देखो संघर्ष तो हमारे जीवन में आना ही आना है। अरे अभी हम किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम नहीं, अभी आप लोग किसके लिए संघर्ष कर रहे हो, अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छे नंबर लाओ, इससे जगह संघर्ष कर रहे हो ना। मेन संघर्ष है आपका, आप अच्छे नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हो। उच्च विचार, भावना, लक्ष्य को हित अलग होता है तो संघर्ष उत्पन्न होता है।
केवल बुद्धि मतलब कि आईक्यू से ही संघर्ष को सुलझाना कठिन हो सकता है, परंतु भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है। देखो, हमें ऐसा नहीं है कि संघर्ष हम सिर्फ आईक्यू से, अपने हमारा आईक्यू लेवल तेज होगा तो हम उन संघर्षों से पीछे छूट जाएगा, उसे हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा ईक्यू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। कि कॉन्फ्लिक्ट जो होती हैं, लड़ाई होती हैं, ऐसा नहीं कि हमारा हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो सॉल्व कर लेंगे, हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी भी होनी चाहिए, जब भी हम उस कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को क्या है, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संक्षिप्त अर्थ देखो, वही इमोशनल इंटेलिजेंसी का अर्थ जो हमने ऊपर रीड करा है वही है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। अब देखो 10 रूल ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंसी इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखो 10 रूल्स हैं जिससे हम क्या हैं, अपना कॉन्फ्लिक्ट को जो भी हमारे हैं इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, हमें हेल्प करना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को और पहचानना चाहिए। पहला है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है हमारा सेल्फ कंट्रोल, हमें सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। हेल्प द कंट्रोलिंग एंगर, देखो हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने क्रोध पर, अपने निराशा पे, ठीक है ना। इससे क्या है, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हम कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे। सिंपैथी होनी चाहिए, देखो सहानुभूति होनी चाहिए, हर एक किसी के लिए ना सहानुभूति हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सहानुभूति होगी ना, तो अगर सहानुभूति होगी ना तो हम मतलब कि अपने जीवन के हर एक स्टेज पर हम हर एक स्टेज को पार कर लेंगे। पर अगर हमारे अंदर सहानुभूति नहीं होगी ना, तो हम बेसिक चीज़ भी पूरी नहीं कर पाएंगे। हम अपने खुद के जो हमारे निजी संबंध होता है, जो हमारे जो निजी रिलेशनशिप वाले होते हैं ना, हमारा कोई भी होगा, हमारे फैमिली मेम्बर, हम उनके संग भी अच्छा रिलेशनशिप बेटर नहीं अब नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे अंदर सिंपैथी नहीं होगी, ठीक है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे पास क्लियर, देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ से आप रीड आउट करेंगे साथ के साथ, ठीक है ना। हिंदी में दे रखे, तनाव प्रबंधन करना, संबंध प्रबंधन करना, समस्या से करना, धैर्य रखना, ठीक है ना, पेशेंस रखना, सॉरी आई थिंक आई एम, मैंने से प्रैक्टिस कुछ ऐसा प्रोनाउंस करता था ना, पेशेंट है, ठीक, पेशेंस है, ठीक है ना। अब देखो बेनिफिट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ये रीड करना। देखो भाई, अभी तक कितनी बार हमने पढ़ दिया, हम इसे क्या कर सकते हैं, अपने संघर्ष की तीव्रता और प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपने, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है ना, बेहतर समझ रख सकते हैं दूसरों के प्रति, अपने प्रति, अपने काम को अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, प्रभावी संचार कर सकते हैं, ठीक है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, हम अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम या फिर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रभावशाली होकर काम करेंगे। साथ में जो हमारी टीम है, जो हमारा ग्रुप है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से क्या है, काम करेगा, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हम हर किसी के संग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं, मजबूत संबंध बना सकते हैं। निर्णय लेने में क्षमता देता है, क्या कहता है, हमें क्रिएट, ये इम्प्रूव करता है हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, हमको हम हेल्प करता है। और हमारी जो लीडरशिप स्किल होती है, इसे ये हेल्प करता है कंट्रोलिंग स्ट्रेस, ये हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एंगर को, हमारा जो गुस्सा होता है उसको इनक्रीज करता है। देखो टीम जो हमारा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, इसे इनक्रीज करता है, ठीक है ना, इनक्रीज करता है हमारे। अब यहाँ से क्या है, रीड करेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से दे रखा है, ठीक है ना। ओके, अब हमारा आ गया समाधान, मतलब कि निष्कर्ष, मतलब कि कंक्लूजन वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, उस सबको यहाँ पे कैलकुलेट करके समरी करके लिख देना, ठीक है ना। संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया जा सकता। देखो हाँ, एक बात तो है, हम कॉन्फ्लिक्ट को ना पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता से हम उसे रचनात्मक, शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीकों से ना उसे संभाल सकते हैं। हम पूरी तरह से, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, या हमारा घर ही हो, हम उसके अंदर जो है ना पूरी तरीके से ना एकदम जीरो लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट लेवल नहीं ला सकते, हम पूरी संघर्ष को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी ना किसी बात पर, हर टाइम, हर सेकंड एक नया कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, तो हम उसे नहीं कर सकते कम। पर हाँ, हम इमोशनल इंटेलिजेंसी का, हम AI का यूज़ करके उसे बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है ना। यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ से हमारे जो मेनली जो क्वेश्चन थे ना, ये ख़त्म हो गए, ठीक है ना, यही क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हमारा एक और है शॉर्ट नोट, हमें शॉर्ट नोट देखना है, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट नोट भी एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, हमें यहाँ पे दे रखा है, एक मिनट, ये हमने कवर कर लिया ना, हाँ। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखे हैं शॉर्ट नोट, ठीक है ना, हमें शॉर्ट नोट देना है। पहला है हमारा शॉर्ट नोट, अच्छा एक क्वेश्चन और है हमारा, ये वाला क्वेश्चन, ये और देख लो, शॉर्ट नोट से पहले ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। देखो हमारा ये, प्रभावी संचार के उन पहलुओं का वर्णन करें जो संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। देखो प्रभावी संचार के अंदर हमें उन सारे एलिमेंट, उन सारे पहलुओं का वर्णन करना है जो संबंधों को प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारे संबंध को क्या है, प्रोत्साहित करते हैं, करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक होते हैं। तथा एक चीज़ और है इसके अंदर,
हमको संचार के 7C सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। जो हमारे 7C सिद्धांत होता है ना एग्जाम के अंदर, अगर देखो ये अगर ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा ना, आपको 7C सिद्धांतों के बारे में नहीं पूछा, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, प्रभावी संचार के उन पहलुओं को बताइए, तो उनमें 7C आएगा, क्योंकि वो 7C ही हैं। ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं। देखो उत्तर, देखो प्रभावी संचार किसी भी सफल संबंध, टीम वर्क और सामाजिक समन्वय के लिए आधारशिला है। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द फॉलोइंग फाउंडेशन ऑफ द एवरी सक्सेसफुल लीडरशिप एंड टीम वर्क। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, और सोशल फ्रेमवर्क के लिए इट प्रोसेस एक्सचेंजिंग आइडिया, ये क्या है हमारा प्रोसेसिंग करता है हमारे, अब हम एक दूसरे से आइडिया एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, फीलिंग्स का, इन्फॉर्मेशन का, इन द वे ऑफ द प्रमोट। देखो हम अपनी फीलिंग्स का, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना, जो हमारी अच्छी समझ को बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्यों ज़रूरी है प्रभावी संचार। अब देखो प्रभावी संचार को संक्षेप, देखो प्रभावी संचार का देखो इमोशनल इंटेलिजेंस की वही डेफिनेशन लिखी जो हमने पढ़ रखी है पहले से। अब यहाँ पे देखो संबंधों को प्रोत्साहित करने के हेतु 10 प्रभावी संचार। देखो पहला है यहाँ पे, पहला है हमारा सक्रिय श्रवण। ठीक है ना, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है ना, क्लियरिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, और देखो फीडबैक होना चाहिए। अच्छे से हम किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, एम्पैथी, उसके लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं, ट्रस्ट है, हम अपने प्रति पूरे एकदम सच्चाई तरीके से सब कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है ना, और हॉनेस्टी, हमारे अंदर हॉनेस्टी है, ईमानदारी है। ठीक है ना, सकारात्मक भाषा का हम यूज़ कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं कि अपनी टीम के सामने हम बहुत ज़्यादा अजीब भाषा का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वॉइस का यूज़ कर रहे हैं, एक नेगेटिव टोन में उनसे बात कर रहे हैं। देखो अगर हम किसी से भी नेगेटिव टोन में बात करते हैं ना, तो हम अपनी इमेज तो ख़राब कर रहे होते हैं, साथ के साथ अब जो हम अपना काम कराना ना, वो काम भी वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होकर नहीं करेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी टोन है ना, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना, और हमें फीडबैक देना चाहिए, हमें उन्हें इंकरेज करना चाहिए, आपने अच्छा काम करा, ठीक है ना, फीडबैक देना चाहिए। ठीक है ना, धैर्य, हमें अंदर पेशेंस होना चाहिए बहुत, है ना, पेशेंस नहीं होगा तो भाई क्या ही, और असहयोग होना चाहिए। ठीक है ना, एक संचार के 7 से सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पूर्णता, कंप्लीटनेस, फिर होता है हमारा संक्षिप्तता, है ना, फिर होता है हमारा स्पष्टता, विचारशीलता, ये सब हमें यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है ना, 7C उनके बारे में दे रखा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। अब देखो इसके लाभ क्या होते हैं, विकास, क्षमता और आत्मक्षमता को विकास करता है। ठीक है ना, डेवलप करता है हमारे ट्रस्ट को, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने में मदद करता है, बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग बिल्ड करता है हमारे स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लिसनिंग रिलेशनशिप। ठीक है ना, प्रमोट करता है हमारे पर्सनल ग्रोथ, प्रमोट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ये सब आपको लिखना है, कितने बार हम पढ़ सकें बेनिफिट, वही सारे बेनिफिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब देखो हमारा कुछ शॉर्ट नोट है, उसे रीड कर लेते हैं। पहले हमारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता होता क्या, इमोशन इंपॉर्टेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है पर्सन को अंडरस्टैंड करने में, मैनेज करने में हिज ऑन इमोशन, अपने खुद के इमोशन एंड दूसरों के इमोशन। ठीक है ना, बुद्धिमत्ता को अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना तथा नियंत्रण करने की सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, इट्स हेल्प द स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस ये हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट को, बेटर डिसीजन मेकिंग को, एंड बिल्डिंग करता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। यह तनाव प्रबंधन, बेहतर निर्णय लेने में और मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। ये प्ले करता है एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द बोथ पर्सन एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये हेल्प करता है कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन दोनों लाइफों में। ठीक है ना, इसका नेतृत्व क्षमता को आत्मविश्वासी बढ़ाता है। इट आल्सो इनकरेज लीडरशिप एबिलिटी एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा ही बढ़ाता है। ठीक है ना, और लीडरशिप स्किल्स को भी। ठीक है ना, आई होप आपको ये पहला जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, देखो अगर आपको लगता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बता देना। ठीक है ना, बाकी देखो इस वीडियो से आपका पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस ही कवर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक बात और, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। देखो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो देखो मोटिवेशन नहीं आएगा। अब देखो इतने अच्छे नोट्स बनाने में ना टाइम तो लगता है, साथ में पैसे भी लगते हैं। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि बस आप सब्सक्राइब करो, मैं और कुछ नहीं चाहता। देखो इतने अच्छे नोट्स यूट्यूब पे कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करा रहा है, मैं डायरेक्ट आपको पिन कमेंट में आपको ये फ्री नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी देखो बाकी अगर कोई डाउट होगा तो मैं सॉल्व कर दूँगा। ठीक है ना, आप बस इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, मेरी वीडियो को शेयर करना। ठीक है, देखो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो हमसे क्या बोला है, हमें बताना है सहयोग और टीम वर्क में भावनात्मक गुणवत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉपरेशन एंड टीम वर्क। देखो टीम वर्क देखो बहुत ज़्यादा, अगर हमें एक अपना टीम वर्क अच्छे से कराना है, ठीक है ना,
हम एक ग्रुप के संग काम कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल लोग हैं, पर्सन हैं, तो सच में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सहयोग हमें लेना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास इमोशनल भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं होगी ना, इमोशनल इंटेलिजेंसी नहीं होगी ना, तो सच में हम एक टीम के अंदर ना काम कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर चाहे कितनी भी अच्छी लीडरशिप स्किल हो, कितना भी अच्छा कम्युनिकेशन हो, हमारे अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं होगी तो सच में हम अच्छे से काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना, टीम के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हमारा आ गया सहयोग और टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है ना। अब पता है ना आपको क्यों ज़रूरी है। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज करता है ट्रस्ट को, रिस्पेक्ट को, ठीक है ना, और हमारी सहयोग और हमारी टीम वर्क को बढ़ाता है, ठीक है ना, हमारे मेंबर्स के अंदर। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशन एंड, देखो खुद के इमोशन और अदर दूसरों के इमोशन भी अंडरस्टैंड करता है, ठीक है ना, सॉल्विंग करता है कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है ना, पीसफुली। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, हम खुद की तो भावना को समझते हैं, साथ के अंदर हम दूसरों की भावना समझते हैं। उसके बाद हम अगर कोई भी टकराव होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, अगर हम दूसरों की भावना को अच्छे से समझते हैं। अगर हम हमारे अंदर ये स्किल नहीं होगी ना कि दूसरों की भावना को समझने की, तो उसमें हम टीम वर्क में हम एक लीडर बन के अच्छे से काम नहीं करा सकते, ठीक है ना। ये दूसरों की भावना को समझना और मतभेदों को शांतिपूर्ण एकदम पीसफुल तरीके से, बिल्कुल कुछ भी एग्रेसिव वे में नहीं, एकदम पीसफुल तरीके में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद करती है। फिर है इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड देखो कोऑर्डिनेशन विद इन द टीम। देखो इसमें टीम में बेहतर संचार होता है और समन्वय स्थापित होता है, परिणाम स्वरूप टीम की कार्यक्षमता बढ़ती है। और देखो एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, जो भी काम वो टीम कर रही है ना, कुछ भी वो एक प्रोडक्ट बना रही है या कोई सर्विस दे रही है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एज अ रिजल्ट द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम इंक्रीज, ठीक है ना, टीम इंक्रीज। अब देखो हमारा आ गया तीसरा शॉर्ट नोट, प्रभावी संचार क्या होता है, मतलब कि बेटर कम्युनिकेशन, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो व्हाट इज़ दिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमारे अंदर ये पावर, ये स्किल है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, तो हम ना बहुत ज़्यादा जल्दी हम दूसरों की बातें समझ सकते हैं, अपनी बातें दूसरों को समझा सकते हैं, हम अपने काम दूसरों से निकलवा सकते हैं। अगर अंदर हम अगर हमको बेटर कम्युनिकेशन स्किल है, अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, तो हमारे पास चाहे कितने भी बेहतर आइडियाज़ हों, कितने भी बेहतर मतलब प्लान हो, हम दूसरों को समझा ही नहीं पाएंगे, हम वो काम करा ही नहीं पाएंगे। हमारे पास कितना भी अच्छा तरीका हो कि भाई हम इस प्रोडक्ट को ऐसे बना सकते हैं, इस काम को ऐसे कर सकते हैं, पर अंदर हमारे पास है ही नहीं, वो पावर ही नहीं है कम्युनिकेशन की, तो क्या कोई हमारी बात को कोई ढंग से समझेगा ही नहीं, तो क्या ही कर लेगा, है ना। हमें अच्छी अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए। हमें अब देखो अच्छी कम्युनिकेशन में ना लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा खेल होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए, अपने वर्ड को बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से कहना आना चाहिए, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग द रिसीविंग मैसेज। देखो वही बात है, अच्छा कम्युनिकेशन क्या होगा, जिससे हम अपने मैसेज को सेंड कर पाएंगे, दूसरे के मैसेज को रिसीव कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना, एंड क्लियर वे में, करेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर, करेक्ट मैनर में, ठीक है ना। क्या है प्रभावी संचार वह प्रक्रिया जिससे संदेश को स्पष्ट और सही समझाने में योग्य तरीका है, ठीक है ना। और क्या है, इसमें बोलना, सुनना, लिखना और प्रतिक्रिया देना शामिल होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि हम किसी को सिर्फ समझा रहे हैं, इसके अंदर देखो इट इंक्लूड द स्पीकिंग। इसके अंदर स्पीकिंग तो चलो है ही, स्पीकिंग से हम लोगों को समझा रहे हैं, राइटिंग भी हो गया, लिख के भी हो गया, लिसनिंग भी हो गया, सुनकर भी हो गया, एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक और फीडबैक देके भी, और देखो अपने इशारों से भी हम लोगों को समझा सकते हैं। ये रिड्यूस करता है किसको, मिसअंडरस्टैंडिंग को। अच्छी कम्युनिकेशन और रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को। और देखो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस होगी ना, तो हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करवा पाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, और एंड हेल्प करता है बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप। और ये बेटर कम्युनिकेशन रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग और हेल्प करता है बिल्डिंग गुड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। ये गलत फैमिलियों को कम करता है और अच्छे प्रबंधक बनाने में सहायक होता है। फिर हमारा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ कंसिडर्ड द की टू सक्सेस। जो हमारा प्रभावी संचार है ना, ये सफलता की क्या है, कुंजी माना जाता है। दिस इज द की ऑफ द सक्सेस। ये क्या होता है, की होता है किसका, सक्सेस का, हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसे समझ में आएगा। देखो आप सब सोचो कि यार कितने छोटे तरीके से लिखा गया है, इतने छोटे तरीके से शॉर्ट नोट नहीं लिखा जाएगा। देखो इन 4 लाइन में आपको पूरा का पूरा आपको प्रभावी संचार समझ में आ गया। अब आप बड़ा बना के लिख सकते हो। देखो आप ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो, अगर आप एक वर्ड को, एक लाइन को अगर आप बढ़ा के नहीं लिख सकते तो देखो क्या ही कहना फिर आपके बारे में। अच्छे से लिख सकते हो आप। इन ये सब आपको पॉइंट बताया, आपको सब कुछ समझा दिया। अब इसको आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, मतलब विस्तार फॉर्म में आपको लिखना है अपने पेपर के अंदर, आप लिख दोगे। आपको बस ये सब याद होना चाहिए। जी देखो अब हमारा है चौथा, 5वां एंड देन फिर ये ख़त्म हो गया PDF। देखो चौथे में क्या बोला है, आप एक बार इसे रीड करो, फिर इसका मैं पढ़ाता हूँ। देखो
क्या बोला है चौथे में? उच्च भावनात्मक वाले व्यक्तियों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक, हमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीपल विद हायर इमोशन इंटेलिजेंसी, जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी हायर इमोशन इंटेलिजेंसी की पावर होती है, जिनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है, उनके अंदर क्या लक्षण होते हैं हमें यही बताना है, ठीक है ना। तो भाई वो लोगों की बातों को अच्छे समझ सकते हैं, वो उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, ये सब तो होगा। है ना, ये सब तो होगा। वो दूसरों के बातों को समझ सकते हैं, वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, वो काम को निकलवा सकते हैं, वो दूसरों की भावना को समझकर उनको उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब तो होगा। और क्या होगा, बस, ठीक है ना। चलो एक बार देखते हैं इसके अंदर लिखा क्या है। देखो, उच्च भावनात्मक वाले व्यक्ति। सर मुझे लगता है इस बार हमें यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स की तैयारी को आसान करने के लिए, देखो, जो वाले व्यक्ति होते हैं उनकी आत्म जागरूकता, सहानुभूति शक्ति और उनका आत्म नियंत्रण होता है। देखो, पीपल विद हायर इमोशनल इंटेलिजेंसी आर सेल्फ अवेयर, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, उनके अंदर सिंपैथी होती है, मतलब कि सहानुभूति होती है दूसरों के प्रति, ठीक है ना। और क्या होती है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वे अपनी भावनाओं को संतुलित रख सकते हैं। देखो, वो जो है ना अपनी भावनाओं को संतुलित रख सकते हैं, वो दूसरों के सामने ना अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग प्रकट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो, अगर हम दूसरों के सामने अपनी भावना प्रकट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को हमारी क्या है, हमारी वीकनेस के बारे में पता लगता है। अब देखो, अगर किसी को हमारी वीकनेस के बारे में पता लगेगा तो देखो ये अच्छी बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या है, इससे क्या है, दे कीपिंग द, क्या है इसे, द कीपिंग देयर द इमोशनल बैलेंस होगा, ठीक है ना, एंड रिस्पेक्ट एंड फीलिंग ऑफ अदर, वह अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी सम्मान करते हैं। देखो, एक अच्छा भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला जो इंसान होता है ना, वो अपना जो इमोशन है ना, उसे तो बैलेंस करके रखेगा ही रखेगा, साथ में जो दूसरों की भावनाएं होती है ना, उसकी भी रिस्पेक्ट करता है, उसकी भी इज्जत करता है, ठीक है ना। देखो, ऐसे व्यक्ति अच्छे शोधकर्ता होते हैं, प्रभावी संचार और समस्याओं का समाधान करते हैं। देखो, सच अस पीपल द गुड, देखो ऐसे जो पीपल होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से देखो लोगों की बातें सुनते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर होता है। देखो, मैंने आपको बताया ये, वह तानपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, दे आर द रिमेन द क्लेम इवन द स्ट्रेस। देखो, जितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं पता था ये तानपूर्ण का मतलब क्या होता है, यहाँ से पता लगा भी। हिंदी में काफ़ी सारे वर्ड होते हैं यार, जिसका मीनिंग हमें नहीं पता लगता, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब हमारा क्वेश्चन बने शॉर्ट नोट 5 है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सामाजिक क्षमता। देखो, सोशल कॉम्पिटेंस ऑफ इमोशन इंटेलिजेंसी, क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, चलो पढ़ते हैं। सोशल कॉम्पिटेंस इज एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इमोशन इंटेलिजेंस। देखो, ये जो होता है ना, हमारे समाज के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो, अगर हम अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं ना, अपने समाज को विकसित करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर इमोशन इंटेलिजेंसी होनी ही चाहिए, ठीक है ना। इट इंक्लूड द कम्युनिकेशन, इसके अंदर इंक्लूड होता है कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन, भावना तो बुद्धिमत्ता के अंदर कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, है ना, फेथ, ये सब, और क्या कहता है, फेथ हो गया, ये सब यार, सिंपैथी हो गया, ये सब ना एकदम की पॉइंट है, आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, ठीक है ना, आँख बंद करके रख देना, ठीक है ना। कम्युनिकेशन होता है, लीडरशिप होता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हमें सोशल अपने समाज को प्ले करते हैं। देखो, बहुत सारे संघर्ष होते हैं हमारी लाइफ में, हमें इतने सारे संघर्ष होते हैं, अगर हम बाहर निकलेंगे, समाज में निकलेंगे, तो कितने सारे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, तो उनको सॉल्व करने की एबिलिटी, ठीक है ना। इट इंक्रीज करता है पर्सन सोशल इन्फ्लुएंस एंड द, देखो, ये किसी व्यक्ति को सामाजिक प्रभाव और स्वीकृता को बढ़ाता है, ठीक है ना, क्या हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉन्फ्लिक्ट है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अंडरस्टैंडिंग करता है, संचार करता है, कम्युनिकेशन करता है, सहयोग और संवाद, ठीक है ना। ये आप ऐसा शॉर्ट नोट बना के आ सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल, देखो, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करा है। देखो, जैसे ये वाला शॉर्ट नोट है, ये शॉर्ट नोट आप इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है ना। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूँगा, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा इमोशन इंटेलिजेंसी से। आप देखो 100% पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। बस यही है कि वीडियो को डेडिकेट होकर देना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखो, एक ही शर्त है, मैं नोट्स आपको जब ही दूंगा जब आज इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे, ठीक है ना। और देखो, मेरा टारगेट है 500 सब्सक्राइब, एक मिनट, मेरा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स का, तो प्लीज़
ये पूरा करा दो। अगर ये पूरा हो जाएगा ना तो सच में मैं आपके नोट जो है ना वो एकदम वीडियो के संग अपलोड कर दिया करूँगा। अगर ये मेरा टारगेट पूरा हो गया तो प्लीज़ ये टारगेट पूरा करा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 5 सब्सक्राइबर टारगेट पूरा करा दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, मैं वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना। ओके, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है ना।